जी, enzyme we can define the term enzyme by following two ways कि बेटा हम enzymes को दो तरीक़ों से या दो रास्तों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। enzymes are biocatalyst, ठीक है। अब ज़रा पता होना चाहिए कि biocatalyst क्या होते हैं। the catalyst present in living body, कि ऐसे कैटलिस्ट जो कि लिविंग बॉडी में होते हैं उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बेटा बायो का मतलब होता है ज़िंदगी और कैटलिस्ट तो आपको पता ही है, मतलब वो कैटलिस्ट जो किसी जानदार के जिस्म में पाए जाते हों उसे हम बेटा बायो कैटलिस्ट कहते हैं। डैट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन ओवरऑल प्रोसेस। ये रिएक्शन की वेलोसिटी कहते हैं स्पीड को, कि ये रिएक्शन की वेलोसिटी को स्पीड को इम्प्रूव कर देते हैं, लेकिन विदाउट इटसेल्फ अंडरगो चेंज, लेकिन इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता इन ओवरऑल प्रोसेस। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो एंजाइम्स आर बायो, दूसरी डेफिनेशन देखें, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल। मतलब ये ऐसे बायो कैटलिस्ट हैं जिनको लिविंग सेल बनाते हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोलाइडल फॉर्म, कोलाइडल कहते हैं दानेदार, मतलब साबुदाना आपने देखा होगा, तो साबुदाना की जो शक्ल होती है ना उसको बेटा कोलाइडल कहते हैं उस शक्ल को। उसके बाद है थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल मीन हीट सेंसिटिव, मतलब ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन करेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और वो एक्शन के लिहाज से क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। तो इस किस्म के बेटा जी हम केमिकल कंपाउंड को एंजाइम्स का नाम देते हैं। आगे है बेटा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम को किसने डिस्कवर किया, क्या प्रोसेस था। द वर्ड कैटालाइसिस इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राज़ीलियंस इन 1836। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बेटा एंजाइम की जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। बेटा ब्राज़ीलियंस पहला साइंटिस्ट था जिसने 1836 में कैटालाइसिस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद देखें इन 1878 कूना यूज द वर्ड एंजाइम टू इंडिकेट द कैटालाइसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि बेटा 1878 में कूना नामी एक साइंटिस्ट था जिसको ये पता लगा कि बेटा ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये अगर जानदार से बाहर होते हैं तो जानदार की बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए बेटा वो कैटलिस्ट जो कि जानदार की बॉडी में पाए जाएं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको उसने बेटा एंजाइम्स का नाम दिया। और उसके बाद है इन 1883 बकनर आइसोलेटेड द फर्स्ट एंजाइम फ्रॉम यीस्ट, यीस्ट कहते हैं बेटा खमीर को, कि बेटा बकनर ने सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट किया और उसको नाम दिया ज़ाइमेज़ का। किसका नाम दिया बेटा, ज़ाइमेज़ का। तो ये जो तीन बेटा डेट्स हैं ना, ये तीनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो बेटा एंजाइम्स के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट, और नंबर 2 है इसमें एंजाइम। बेटा जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो कैटालाइसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप ये देखें, ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट। तो बेटा देखें ये वाली जो साइड है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइड, ये देखें लिखी हुई है। देखें एक एक्टिव साइड सबस्ट्रेट की होती है, एक एक्टिव साइट एंजाइम की होती है। तो जब ये दोनों एक्टिव साइट कंबाइन होती हैं, मतलब एंजाइम्स की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट, तब जाके कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो ये देखें जब कैटालिटिक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो ये प्रोडक्ट बन के एक तरफ हो जाते हैं और ये पीछे एंजाइम बेटा बच जाता है। तो एंजाइम जो है अपना काम करके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वहाँ से सेफ एंड साउंड चला जाता है। उसमें किसी किस्म का कोई केमिकली चेंज नहीं आता, हाँ फिजिकली चेंज आ सकता है।
आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 1, इन जनरल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम। बेटा सिवाय एक एंजाइम के बाकी सब के सब प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, जितने भी हैं। और प्रोटीन्स भी कौन सी? ग्लोबुलर प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कि बेटा गोल शेप की होती है, उसको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। तो सिवाय एक एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है? राइबोजाइम है। और बेटा ये जो राइबोजाइम है ना, ये किसका बना हुआ होता है? ये प्रोटीन का नहीं बना हुआ होता, बल्कि ये आरएनए का बना हुआ होता है। तो आरएनए का बना होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम। एंजाइम्स आर, नंबर 2, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। आपको इतना बता दूं बेटा, एंजाइम्स आर कंसीडर एज मैक्रोमॉलिक्यूल। वाई दे आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स? क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इनका साइज भी, मॉलिक्यूलर साइज भी बड़ा होता है, इसलिए इनको बेटा हम ये कहते हैं दीज आर कॉल्ड हाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1000 से लेकर लाखों तक होता है। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट। बेटा एंजाइम दो चीज़ों से बना होता है, मतलब ये देखें, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा, तो फिर वो एंजाइम बनता है। क्या बनता है? एंजाइम बनता है। बेसिकली दे आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बेटा कॉन्जुगेटेड से मुराद होती है अटैच। ये प्रोटीन वो होती है जो किसी न किसी नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ अटैच होती है। तो मैंने आपको पहले कहा कि एंजाइम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक प्रोटीन है और एक नॉन प्रोटीनियस है। जब प्रोटीनियस पार्ट और नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच होते हैं तब एंजाइम डेवलप होते हैं, एंजाइम बनते हैं। अच्छा अब देखें, ये जो एंजाइम में जो प्रोटीन है इसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये किसी ना किसी नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ अटैच होती है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी के साथ अटैच होना, किसी के साथ मुंसलिक होना, किसी के साथ जुड़ जाना। द प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम। एंजाइम में जो प्रोटीन का जो पार्ट होता है ना बेटा, उसको एपोएंजाइम कहते हैं। एंड द नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। कि बेटा एंजाइम में जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है ना, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम कहते हैं। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। मतलब ये देखें जी, एपोएंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब ये दोनों चीज़ें बेटा कंबाइन होती हैं तो इससे ग्रुप बनता है जिसको होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आगे देखें जी, एंजाइम एज ए कैटलिस्ट। एंजाइम्स एक्ट एज द बायो कैटलिस्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कि ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो कर देते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। दे शो द कैटालिटिक एक्टिविटी बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम कैटालाइसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसका सिंपल सा हल ये होता है कि बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये देखें बेटा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा साइकिल है और इस साइकिल का नाम है कैटालिटिक साइकिल, यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बेटा कि ये देखें, ये है सबस्ट्रेट, ये देखें दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द कैटलिस्ट। सबसे पहले सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट आपस में बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट और कैटलिस्ट कंबाइन होते हैं। फिर आगे क्या होगा, प्रोडक्ट एक तरफ हो जाएगा और कैटलिस्ट फ्री हो जाएंगे। फिर ये कैटलिस्ट अगले जाके रिएक्टेंट से कंबाइन होके, तो यूं ये सर्कल चलता रहता है। इसका मतलब कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल जो है वो सैकड़ों से हज़ारों तक के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर सकता है। अब देखें बेटा ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंजाइम्स में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। नंबर 1, एंजाइम्स आर प्रोटीन। कि जो एंजाइम्स है ना वो प्रोटीन है, ठीक है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट है। जबकि जो सिंपल कैटलिस्ट हैं दे आर सिंपल आयंस और मॉलिक्यूल विद द लो मॉलिक्यूलर मास। ये आयंस होते हैं। आयंस किसके बने हुए होते हैं बेटा? ये देखें जी, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अच्छा, एंजाइम दे कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन।
कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और इसमें दे आर यूज टू कैटलाइज नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन, और ये नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम याद रखना स्पेसिफिक होते हैं एक्शन के लिहाज से, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते। एंजाइम देयर एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। याद रखना एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। देयर एफिशिएंसी इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच। अगर आप टेम्परेचर को या पीएच को चेंज करेंगे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, जबकि अगर आप बेटा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के टेम्परेचर और पीएच को चेंज करेंगे तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देयर रिएक्शन एक्सप्लेन बाय लॉक एंड की मॉडल एंड देयर मैकेनिज्म एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, बस इसका आपने नाम याद रखना है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थैंक यू बेटा, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है।